एक फैमिली बिजनेस इमेजिन करते हैं। एक ऐसी लेगेसी जो शायद कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। राइट। तो इस परिवार में एक बेटा पैदा होता है और अपनी पहली सांस लेते ही, लिटरली पहली सांस लेते ही वो लीगली उस पूरे एम्पायर का पार्ट ओनर बन जाता है। उसके पास उस वेल्थ में एक क्लियर शेयर होता है। बिल्कुल, जिसे हम बर्थ राइट कहते हैं। एग्जैक्टली। पर उसी घर में अगर एक बेटी पैदा होती है, वो उस फैमिली के लिए आने वाले 40 साल काम कर सकती है, अपना खून पसीना एक कर सकती है, पूरी फैमिली को संभाल सकती है, लेकिन लीगली बर्थ राइट या जन्मसिद्ध अधिकार के नाम पर उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी क्लेम करने का हक नहीं था। सदियों तक यही हमारे समाज का अनडिस्प्यूटेड कानून था। हाँ, और इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस, इस लीगल एवोल्यूशन और एक ऐसी शांत क्रांति पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के प्रॉपर्टी लॉज की नींव हिलाकर रख दी। मैं आज इस सोर्स मटेरियल के थ्रू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 को एनालाइज कर रही हूँ। और उसके साथ ही हम एंशिएंट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के कंसेप्ट और उस लैंडमार्क 2005 अमेंडमेंट को भी डिकोड करेंगे, जिसने मतलब फाइनली डॉटर्स को सन्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। राइट। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे कोर्टरूम्स के आखिरी दरवाजे यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के विनीता शर्मा केस में बचे खुचे लीगल कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मिशन बहुत क्लियर है हमारा आज, ये समझना कि पिछले कुछ दशकों में डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट का कानून व्हाट इट वाज से व्हाट इट इज टुडे तक कैसे पहुंचा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ लॉ बुक्स की बातें नहीं हैं। ये उन करोड़ों परिवारों की कहानी है जहां प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जहां समाज की सोच कानून के साथ साथ बदलती है। सही बात है। तो इस सब को समझने के लिए ना हमें सीधे फाउंडेशन पर जाना होगा। प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, ये समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कोपार्सनरी क्या चीज़ है, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ ये आम जॉइंट फैमिली से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल अलग है। देखिए, भारत में हिंदू लॉ की 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट रही हैं, मिताक्षरा और दया भागा। अच्छा। दया भागा लॉ प्राइमरीली बंगाल और असम के रीजन्स में फॉलो किया जाता है। वहां रूल थोड़ा सिंपल था, मतलब पिता जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी पर उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है। तो बेटा उसमें कुछ नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली। बेटा अपने पिता के जीते जी प्रॉपर्टी में कोई शेयर क्लेम नहीं कर सकता। जन्म से वहां कोई हक नहीं मिलता। ओके, पर बाकी इंडिया का क्या? बाकी पूरे भारत में मेजॉरिटी लोगों पर मिताक्षरा लॉ लागू होता था और यहीं पर यह कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट आता है। मिताक्षरा लॉ के तहत एक बड़ी हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर एक छोटा बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है जिसे कोपार्सनरी कहते हैं। एक सब ग्रुप की तरह। हाँ, हिस्टोरिकली इस एक्सक्लूसिव क्लब में सिर्फ मेल मेंबर्स की 4 पीढ़ियां शामिल होती थीं, पिता, पुत्र, पौत्रा यानी ग्रैंडसन और प्रापौत्रा यानी ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये लिटरली एक एक्सक्लूसिव बॉयज क्लब था। बिल्कुल। और इस क्लब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भर के नहीं मिलती थी। ये मेंबरशिप मिलती थी बाय बर्थ। आप इस फैमिली में एज अ मेल चाइल्ड पैदा हुए और ऑटोमेटिकली आप इस क्लब के लाइफ टाइम मेंबर बन गए। वाओ। लेकिन इस क्लब का सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग फीचर था इसका फंडामेंटल रूल, जिसे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। ये रूल ऑफ सर्वाइवरशिप कैसे काम करता था? क्योंकि यूजुअली तो हम बोलते हैं कि मेरे पास इतने स्क्वायर फीट जमीन है, राइट? हाँ, जनरल प्रॉपर्टी ओनरशिप में वैसा होता है, लेकिन एंशिएंट मिताक्षरा कोपार्सनरी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। यहाँ यूनिटी ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चलता था। इसका मतलब है कि जब तक ऑफिशियली प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता, मतलब जब तक लीगल पार्टीशन नहीं होता। सही, तब तक कोई भी मेंबर किसी स्पेसिफिक दीवार या जमीन के टुकड़े की तरफ इशारा करके ये नहीं कह सकता था कि ये मेरा है। सबका सब पर हक था। तो फिर शेयर तय कैसे होता था किसी का? यही तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इस पूल में सबका शेयर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता था। अच्छा, फ्लक्चुएट कैसे? देखिए, अगर इस एक्सक्लूसिव क्लब में किसी नए बेटे का जन्म होता है तो पाई चार्ट में एक हिस्सादार बढ़ गया। राइट। इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाकी सभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स का शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर किसी को पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा किसी को मिलता नहीं था? नहीं, उसका हिस्सा हवा में वैनिश नहीं होता, बल्कि बचे हुए सर्वाइविंग मेंबर्स के शेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। उनका शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यही है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। जो बच गया यानी सर्वाइवर, प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। ये तो बहुत ही अजीब सिस्टम लग रहा है।
अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो क्या ये यूनिटी ऑफ ओनरशिप का एंशिएंट रूल एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक समाज में फिट बैठता था, खासतौर पर तब जब इस एक्सक्लूसिव क्लब के दरवाजे महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पूरी तरह से बंद थे? सिर तो बिल्कुल नहीं बैठता था। एक बेटी इस फैमिली में पैदा तो होती थी, पर उसे प्रॉपर्टी में बर्थ राइट मिलता ही नहीं था। और इसी पॉइंट पर आकर ओल्ड कस्टम्स और मॉडर्न इंडिविजुअल राइट्स के बीच एक बहुत भारी फ्रिक्शन क्रिएट होने लगा था। जो कि ऑब्वियस भी है। तो जब 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट पहली बार लागू हुआ, तब तो लॉ मेकर्स ने इस इशू को फेस किया होगा ना? हाँ, उन्होंने किया। एक तरफ उन्हें सदियों पुराने मिताक्षरा लॉ को कोडिफाई करना था और दूसरी तरफ उन्हें पता था कि महिलाओं को कंप्लीटली इग्नोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के खिलाफ होगा। राइट। तो उन्होंने सेक्शन 6 का एक इनिशियल वर्जन ड्राफ्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। कॉम्प्रोमाइज कैसा? उस ओरिजिनल सेक्शन 6 में था क्या? उसका बेसिक रूल यही था कि अगर किसी मेल को पार्सनल की मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन रूल ऑफ सर्वाइवरशिप के थ्रू ही होगा, यानी उसका हिस्सा बाकी बचे मेल मेंबर्स में बांट जाएगा। मतलब वही पुराना रूल। तो उसमें नया क्या था? नया था एक एक्सेप्शन, यानी प्रोवाइजो, जो उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, सर्वाइवरशिप चलेगी, बट अगर मरने वाले मेल को पार्सनर के पीछे उसकी कोई फीमेल क्लास आए हेयर छूट जाती है, जैसे कि उसकी विधवा पत्नी या बेटी या माँ। एग्जैक्टली। या फिर कोई ऐसा मेल एयर छूट जाता है जो किसी फीमेल के थ्रू कनेक्टेड हो, जैसे बेटी का बेटा, तो रूल चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो इन केसेस में सर्वाइवरशिप लागू नहीं होगी। सही पकड़ा। ऐसे सिनेरियो में प्रॉपर्टी रूल ऑफ सर्वाइवरशिप से नहीं बटेगी। वहां सर्वाइवरशिप का ट्रैक बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के रूल्स के हिसाब से बटेगी, जो सेक्शन 8 में थे। ओके। यानी मरने वाले के हिस्से को कैलकुलेट किया जाएगा और उसे क्लास आई एयर्स के बीच, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बराबर बांट दिया जाएगा। देखने में तो ये उस वक्त के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव स्टेप लग रहा है। चलो, कम से कम पिता के मरने के बाद बेटी या पत्नी को खाली हाथ तो नहीं रहना पड़ेगा। डिसीज्ड फादर के शेयर में से कुछ तो मिल ही रहा था उन्हें। सुनने में प्रोग्रेसिव लगता है, पर प्रैक्टिकली ये सिस्टम बेहद फ्लॉड और अनफेयर था। इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि इस सब के बावजूद बेटियों को को-पार्सनर नहीं माना गया था। ओह, उन्हें बस एयर्स माना गया था। हाँ, सोचो इसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या था। एक भाई और एक बहन है। भाई को बर्थ राइट मिला है, वो अपने पिता के जीते जी किसी भी दिन खड़ा होकर डिमांड कर सकता है कि मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहिए, और लॉ उसे वो हिस्सा दे देगा। और बहन ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। एक बहन कभी पार्टीशन की मांग कर ही नहीं सकती थी। वो इस फैमिली वेल्थ की ओनर थी ही नहीं। उसे तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक उसके पिता की मृत्यु ना हो जाए। माय गॉड, दैट्स जस्ट सैड। और तब भी उसे पूरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता था। उसे सिर्फ उस हिस्से के हिस्से में से कुछ मिलता था जो उसके पिता का था। इसको हम एक क्विक मैथ से समझते हैं। हाँ प्लीज, नंबर से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। एक परिवार अज्यूम करते हैं, एक पिता, एक बेटा और एक बेटी। प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 100 यूनिट्स हैं। ओके, 100 यूनिट्स। अब पिता की मृत्यु हो जाती है। 1956 के रूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी पहले को-पार्सनर्स के बीच बटेगी। को-पार्सनर कौन है? सिर्फ पिता और बेटा। तो 100 यूनिट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। 50 यूनिट्स बेटे के और 50 यूनिट्स पिता के। राइट। अब पिता की डेथ पर उनका जो 50 यूनिट्स का शेयर है, वो सक्सेशन के थ्रू बचे हुए क्लास 1 एयर्स में बटेगी। यहां वारिस हैं बेटा और बेटी। तो उस 50 यूनिट्स को दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा, यानी 25 यूनिट्स बेटे को और 25 बेटी को। एग्जैक्टली। तो एंड रिजल्ट देखिए, बेटे के पास पहले से अपना बर्थ राइट था 50 का, प्लस पिता के हिस्से का 25, टोटल हो गया 75 यूनिट्स। और बेटी के पास सिर्फ वो 25 यूनिट्स आए जो पिता के हिस्से से मिले। सही। एक ही छत के नीचे पले बढ़े, एक ही पिता के 2 बच्चे, पर प्रॉपर्टी आई 75% बेटे के पास और सिर्फ 25% बेटी के पास, और वो भी तब जब पिता की मृत्यु हो। और अगर पिता ने अपने हिस्से की पहले ही किसी और के नाम वसीयत कर दी होती तो शायद बेटी के हाथ वो 25 यूनिट्स भी नहीं आते। बिल्कुल सही। हाँ। उस सिचुएशन में बेटी को लिटरली 0 मिलता। ये इनइक्वालिटी तो समझ में एक बहुत बड़ा टेंशन पॉइंट बन चुकी होगी। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही थी, महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही थी, बिजनेसेस लीड कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने ही पुश्तैनी घर में सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा गया था, जो कि लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता था।
और इसी लगातार चल रहे जेंडर राइट्स के स्ट्रगल का नतीजा निकला साल 2005 में द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये तो एक्चुअल में एक लीगल अमेंडमेंट नहीं, सोसाइटी के पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर पर एक अर्थक्वेक जैसा था। इसने सेक्शन 6 को पूरी तरह रीराइट ही कर दिया था ना? हाँ, पूरी तरह से। 2005 के इस अमेंडमेंट ने उस सदियों पुराने एक्सक्लूसिव बॉयज क्लब के दरवाजे आखिरकार बेटियों के लिए खोल दिए। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि बेटियों को अब जन्म से ही, ठीक वैसे ही जैसे बेटों को, को-पार्टनर बना दिया गया। यानी नो मोर वेटिंग फॉर द फादर टू डाई। बेटी पैदा हुई और वो तुरंत उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की पार्ट ओनर बन गए। एग्जैक्टली। बड़ी होकर वो कॉन्फिडेंटली प्रॉपर्टी के पार्टीशन की मांग भी कर सकती है। और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अटैच था। अक्सर राइट्स की बात होती है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं। ओ, लाइबिलिटीज भी आएं क्या? हाँ, 2005 के लॉ ने इक्वल राइट्स के साथ साथ इक्वल लाइबिलिटीज भी दी। अगर हिंदू जॉइंट फैमिली के ऊपर कोई कर्जा है तो बेटी का शेयर उस डेट को चुकाने के लिए ठीक वैसे ही लायबल होगा जैसे एक बेटे का शेयर होता है। इक्वालिटी वॉज एब्सोल्यूट। ये बहुत फेयर है। अगर हक बराबर है तो ऑब्लिगेशंस भी बराबर होने चाहिए। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर बेटी को-पार्टनर बन गई तो उस पुराने रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का क्या हुआ, जो फ्लक्चुएशन वाला था? बहुत अच्छा सवाल है। इस अमेंडमेंट ने एक ही स्ट्रोक में उस आर्केक रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमेशा के लिए? हाँ, लॉ ने क्लियर कर दिया कि 2005 के बाद अगर किसी को-पार्टनर की मृत्यु होती है तो उसका इंटरेस्ट सर्वाइवरशिप से कभी नहीं बटेगी। वो हमेशा वसीयत या इंटेस्टेट सक्सेशन से ही बटेगी। यानी मृत्यु पर जो भी हिस्सा बनेगा वो सर्वाइविंग मेंबर्स में ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब नहीं होगा, बल्कि उसके अपने पर्सनल एयर्स में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जिसे लॉ मेकर्स को सॉल्व करना था। कैसी प्रॉब्लम? अगर सर्वाइवरशिप खत्म हो गई तो मरने वाले का एग्जैक्टली हिस्सा तय कैसे होगा? हमने शुरू में बात की थी कि मिताक्षरा में तो शेयर फिक्स ही नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है, यूनिटी ऑफ ओनरशिप होती है। हाँ, राइट। तो अगर शेयर फिक्स ही नहीं था तो मरने पर लीगली पोर्शन निकालेंगे कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए लॉ एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट का सहारा लेता है जिसे लीगल भाषा में नोशनल पार्टीशन या काल्पनिक बंटवारा कहते हैं। आई थिंक इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ही इंटेंस बास्केटबॉल या फुटबॉल का मैच चल रहा हो जहां स्कोर लगातार चेंज हो रहा है और अचानक आखिरी सेकंड में कोई गेम को पॉज कर दे। सही एनालॉजी है। मैच वहीं फ्रीज हो गया। उस एग्जैक्ट फ्रीज फ्रेम मोमेंट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसके पास कितने पॉइंट्स थे। तो नोशनल पार्टीशन यही पॉज बटन है ना? एग्जैक्टली। जब किसी को-पार्टनर की मृत्यु होती है तो कानून ये फिक्शन या कल्पना करता है कि ठीक उसकी सांस रुकने से एक सेकंड पहले फैमिली में एक पूरा लीगल बंटवारा हुआ था। कानून चेक करता है कि अगर उस एग्जैक्ट मोमेंट पर बंटवारा होता तो उस व्यक्ति के हिस्से में लीगली कितना शेयर आता। और एक बार वो मैथ फिगर निकल आई तो बस उस हिस्से को जॉइंट पूल से अलग करके उसके लीगल एयर्स में बांट दो। हाँ, अब अगर हम अपने उस पुराने 100 यूनिट्स वाले एग्जाम्पल को 2005 के बाद अप्लाई करें तो पिक्चर कंप्लीटली बदल जाती है। चलिए देखते हैं। सेम फैमिली है, पिता, बेटा और बेटी। 100 यूनिट्स की प्रॉपर्टी है। राइट। क्योंकि अब बेटी भी बर्थ से को-पार्टनर है, तो अगर पिता की मृत्यु होती है तो नोशनल पार्टीशन के टाइम प्रॉपर्टी के 2 नहीं 3 इक्वल हिस्से होंगे। ओके, तो पिता को मिलेगा 33.3%, बेटे को 33.3% और बेटी को भी 33.3%। बिल्कुल। और अब पिता का जो 33.3% है, जब उसकी सक्सेशन स्टार्ट होगी तो वो बेटा और बेटी दोनों में बराबर बटेगी एस क्लास 1 एयर्स, यानी दोनों को लगभग 16.6% और मिल जाएगा। वाओ! तो पोस्ट 2005 एंड रिजल्ट क्या हुआ? बेटे के पास 33.3 प्लस 16.6 यानी 50% जी। और बेटी के पास भी एग्जैक्टली 50%। एब्सोल्यूट मैथमेटिकल एंड लीगल इक्वालिटी। ये थी वो क्रांति जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये सच में क्रांति है, पर कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर कोर्ट रूम्स के बैटल्स में इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल अलग बात। जैसा कि हम जानते हैं 2005 में पार्लियामेंट ने एक्ट तो पास कर दिया, लेकिन इसने अदालतों में एक मैसिव कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। कंफ्यूजन क्या, पूरा केओस बन गया था। देश भर के कोर्ट्स में सब इस बात पर उलझ गए कि ये नया कानून आखिर किस पर लागू होगा। कोर इश्यू क्या था एग्जैक्टली? डेट्स का चक्कर था ना कुछ? हाँ, कानून लागू हुआ 9 सितंबर 2005 को।
तो सवाल ये उठा कि क्या बेटी को ये नया अधिकार तभी मिलेगा जब उस दिन यानी 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जिंदा थे। अच्छा, मान लीजिए किसी बेटी के पिता की डेथ 2001 में ही हो गई हो, तो क्या वो बेटी 2005 में आकर अपना बराबर हिस्सा मांग सकती है? यही तो सबसे बड़ा डिबेट था। लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स पूरी तरह डिवाइडेड थी इस पर। एक जजमेंट आया प्रकाश वर्सेस फुलावती 2016 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने कहा कि कानून प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, मतलब आगे से लागू होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि 9 सितंबर 2005 को पिता और बेटी दोनों का जिंदा होना जरूरी है। अगर पिता पहले गुजर गए तो बेटी को नए रूल्स का फायदा नहीं मिलेगा। पर फिर तो वही डिस्क्रिमिनेशन चालू रहा पुराने केसेस में। बिल्कुल, और उसके ठीक बाद 2018 में दनम्मा वर्सेस अमर केस में एक दूसरी बेंच ने थोड़ा अलग व्यू ले लिया और एक बेटी को राइट्स दे दिए, भले ही उसके पिता 2001 में गुजर चुके थे। तो ये तो कन्फ्लिक्टिंग हो गया ना पूरा जूरिस्प्रूडेंस। इससे तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का पहाड़ खड़ा हो गया होगा। हुआ ही था, और इस आखिरी नोट को सुलझाने के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज की लार्जर बेंच बनाई और तब आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, जिसने फाइनली सारी उलझनों को साफ कर दिया। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में होल्ड किया कि बेटियों का ये राइट एक स्टैट्यूटरी राइट बाय बर्थ है ना। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार किसी इवेंट या पिता के जीते जी होने पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि बेटी के जन्म पर आधारित है। कोर्ट ने बहुत ब्रिलियंटली समझाया कि ये प्रोविजन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बल्कि ये रिट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव, थोड़ा इस डिस्टिंक्शन को क्लियर करते हैं हमारे उन लिसनर्स के लिए जो लीगली इंक्लाइंड नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो होता है हिस्ट्री में पीछे जाकर किसी इवेंट को कंप्लीटली ऑल्टर कर देना, राइट? हाँ। जैसे आपने एक मूवी शूट कर ली, रिलीज कर दी और 10 साल बाद उसकी स्क्रिप्ट चेंज करके कह रहे हैं कि एंडिंग ये नहीं वो थी। वो कैओस क्रिएट करता है। और रेट्रोएक्टिव का मतलब? रेट्रोएक्टिव का मतलब है एक ऐसे राइट को एक्नॉलेज करना जो हमेशा से वहां था, बस उसे रिकॉग्नाइज अभी किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक बेटी का जन्म तो पहले ही हो चुका है। जब लॉ कहता है कि उसे जन्म से को पार्टनर माना जाएगा, तो उसके पिता का 2005 में अलाइव होना या ना होना इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसका हक जनरेट हो गया था। बिल्कुल सही। विनीता शर्मा केस ने इफेक्टिवली उन लाखों बेटियों को उनका अधिकार दिला दिया जिन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया था कि आपके पिता तो कानून बनने से पहले ही गुजर गए थे। पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें एक प्रैक्टिकल डिजास्टर छुपा हुआ था। अगर बेटी का हक बर्थ से है और पिता के मरने की डेट मैटर नहीं करती, तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में जो हजारों पार्टीशंस ऑलरेडी हो चुके थे उन्हें दोबारा ओपन किया जाएगा? यही डर था सबको। क्योंकि मान लीजिए किसी फैमिली ने 1995 में प्रॉपर्टी बांट ली, लीगली रजिस्टर करवा ली, नए घर भी बन गए। क्या 2020 में आकर बहन कह सकती है कि मेरा राइट बर्थ से है, इस 1995 के बंटवारे को कैंसिल करो? इससे तो देश की आधी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट्स में फंस जाती। और इसी केओस को रोकना जुडिशरी का काम था। लीगल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक कट ऑफ डेट या लक्ष्मण रेखा तय की गई। ये कौन सी डेट थी? 20 दिसंबर 2004। ये वो दिन था जब ये अमेंडमेंट बिल पहली बार पार्लियामेंट में पेश किया गया था। अच्छा, तो रूल ये बना कि अगर इस डेट से पहले प्रॉपर्टी का फॉर्मली बंटवारा हो चुका है, मतलब रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड या कोर्ट डिक्री से, तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा। सही कहा, वो प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी। लेकिन अगर बंटवारा सिर्फ वर्बल था या 2004 के बाद हुआ था या मैटर पेंडिंग था, तो वहां बेटियों को नए रूल्स के हिसाब से उनका राइटफुल शेयर देना ही पड़ेगा। जस्टिस और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस लाया कानून ने। बिल्कुल। चलिए अब इस कॉन्वर्सेशन के आखिरी लीगल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो राइट्स मिलने जितना ही इंपॉर्टेंट है, यानी उस राइट को एक्सरसाइज करने की आजादी। सेक्शन 30 टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जिसे आम भाषा में वसीयत बनाना कहते हैं। सही। देखिए, जब प्रॉपर्टी आपकी है तो सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि क्या आप अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे सकते हैं। लॉजिक सिंपल था, जब मरने के बाद शेयर वैसे ही बाकी लोगों में ब्लेंड हो जाना है तो आप वसीयत कैसे बना सकते हो? आपका इंडिविजुअल कंट्रोल था ही नहीं। लेकिन 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट ने सेक्शन 30 के थ्रू इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी थी ना? हाँ, इस सेक्शन ने अलाउ किया था कि एक हिंदू मेल अपनी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के हिस्से की वसीयत अपनी मर्जी से किसी के भी नाम कर सकता है। ये फैमिली ओनरशिप से इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की तरफ पहला स्टेप था। तो लॉजिकली 2005 के अमेंडमेंट के बाद जब बेटियों को मेल्स के बराबर को-पार्सनर का दर्जा मिल गया, तो उन्हें भी वसीयत बनाने की पावर मिल गई होगी। एग्जैक्टली।
आज के दिन एक महिला को पार्टनर अपने नोशनल पार्टीशन वाले शेयर की वसीयत ठीक वैसे ही लिख सकती है जैसे फैमिली का कोई मेल मेंबर। वो डिसाइड कर सकती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका हिस्सा किस ट्रस्ट, किस इंडिविजुअल या किस चाइल्ड को जाएगा। ये पावर सदियों तक महिलाओं से दूर रखी गई थी। ये सिर्फ ओनरशिप नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग पावर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अगर मैं पिछले इन 20-25 मिनट के सफर को समराइज करूं, तो हम एंशंट मिताक्षरा के उस कॉन्सेप्ट से निकले जहां प्रॉपर्टी सिर्फ खून और जेंडर से बंधी थी। फिर हमने 1956 का अटेम्प्ट देखा जिसने महिलाओं को आधी अधूरी एंट्री दी एज एयर्स, और फाइनली 2005 का अमेंडमेंट और 2020 का विनीता शर्मा जजमेंट हमने समझा, जिसने उस एक्सक्लूसिव बॉयज क्लब की दीवारों को गिराकर एक जेंडर न्यूट्रल इक्वालिटी एस्टैब्लिश की। आज कानून की नजर में बेटा और बेटी को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली सेम लेवल पर खड़े हैं। लेकिन इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले मैं एक सोचने वाला मुद्दा जरूर छोड़ना चाहती हूँ यहाँ। कानून ने तो अपना काम कर दिया, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दी। लेकिन क्या हमारे देश का समाज सच में इस बदलाव को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर पाया है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि आज भी जब हम दहेज या डाउरी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रैक्टिसेस देखते हैं, तो उसे अक्सर ये कहकर जस्टिफाई किया जाता था कि बेटी को शादी में सब दे तो रहे हैं क्योंकि घर का हक तो बेटों का है। लेकिन जब कानून ने आज उसे घर में बेटों के एग्जैक्टली बराबर का लीगली इन्फोर्सेबल राइट दे दिया है, तो क्या ये ट्रेडिशनल एक्सचेंज का आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली इररेलेवेंट नहीं हो जाना चाहिए? होना तो चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि बेटी को शादी के बाद पराया धन कहने का जो कस्टम है हमारे समाज में, एक ऐसी सोच के अब वो अपने पति के फैमिली की मेंबर है, कानून आज इसको ओपनली चैलेंज करता है। बिल्कुल, कानून कहता है कि वो आज भी अपने माँ बाप के घर की उस को-पार्टनरी की प्राइमरी मालिक है, और अगर उसके पिता के घर पर कोई लीगल कर्जा है तो वो इसे चुकाने के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितना उसका भाई। यानी लॉ उसको उसके रूट से कनेक्ट कर रहा है इक्वालिटी के साथ। एग्जैक्टली। तो जब कानून बेटी को उसके पेरेंटल होम की रूट से इतनी डीपली जोड़ रहा है, तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हमारी कल्चरल डेफिनेशंस भी बदलें? क्या एक एनफोर्स्ड लीगल पैरिटी आने वाले समय में उन सोशली इनग्रेन्ड पेट्रियार्कल माइंडसेट्स को पूरी तरह मिटा पाएगी? पेपर पर लकीरें साफ हैं, अब बस ये देखना बाकी है कि क्या हमारी फैमिलीज, हमारे लिविंग रूम्स और रिलेशनशिप्स उस लेवल की ट्रू इक्वालिटी को हैंडल करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इन सवालों पर हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इन सवालों पर खुले दिमाग से सोचिएगा जरूर। हमारा आज का डीप डाइव यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग द नॉर्म्स।